जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 के लिए हुबहू वही क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो आपके पेपर में आपसे साथियों पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले साथियों हिंदी के आप लोग सवाल देखिएगा, लगभग 20 सवाल। और मैं कहूंगा अगर आप अपने सिलेक्शन को निश्चित तौर पर पक्का करना चाहते हैं तो इन 20 सवालों में से लगभग 11 से 12 सवाल आपको पहले से आते होना चाहिए, यानी कि इतना आपको स्कोर करना है। जीके की अगर बात करें, जीके में भी पूरा अच्छा स्कोर आपको करना, और फिर उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन होंगे साथियों और मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो आप साथियों बिल्कुल टच वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके रियल शिफ्ट होगी, आपका जो एग्जाम होगा। तो साथियों मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, हिंदी को उड़ाना है सबसे पहले, उसके बाद जीके, रीजनिंग और फिर मैथ को धीरे धीरे उड़ाएंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए कि आहार का साथियों विलोम क्या होता है। तो आपका जवाब अगर निराहार है तो बिल्कुल सही है, आहार का विलोम निराहार होगा और निराहार का विलोम आहार होगा। कह रही कि जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। प्राप्त तो नहीं कह सकते, अप्राप्त हम लोग कह सकते हैं। जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द अप्राप्त होता है। कह रही कि जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। देखिए जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञ कहा जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, अज्ञ कहा जाता है। और जो सब कुछ जानता है उसको सातो सर्वज्ञ कहा जाता है। अगला देखिए, हमने कभी ऐसी, क्या लिखा हुआ है, हमने कभी ऐसी नहीं देखी थी। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, खाली जगह यहां पर एक है, हमने कभी ऐसी युद्ध नहीं देखी थी, ये होगा खाली जगह में, या संग्राम नहीं देखी थी, रक्तपात नहीं देखी थी, या लड़ाई नहीं देखी थी। तो हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी, ये होना चाहिए, ऐसे पूरा वाक्य होगा। अगला देखिए, जिसका ज्ञान कम हो, क्या साथू, जिसका ज्ञान कम हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए। मैं कहूंगा उसको अल्पज्ञ कहा जाएगा, जिसका ज्ञान कम हो, है ना। चलिए अच्छा, अनपढ़ शब्द की अगर बात करें, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको अनपढ़ कहा जाएगा, जिसको ना जानते हो आप उसको अनजान कहा जाएगा, है ना। और अज्ञानी की अगर बात करें, जिसको कोई ज्ञान ना हो उसको अज्ञानी कहा जाएगा, और जिसका ज्ञान कम हो उसको अल्पज्ञ कहा जाएगा। तो ये जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। तो यहां पर दिक्कत आपको साथों बताने, दिक्कत आपको कहां पर लग रही है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पौरुषत्व, जो कि गलत शब्द है। अच्छा सही क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखिए आप लोग लिख लीजिए पुरुष, है ना, ये पुरुष हो गया, और फिर साथियों तत्व हो जाएगा। तो ये शब्द सही होगा, पुरुष तत्व गलत हो जाएगा। यानी कि पूरे वाक्य की अगर बात करें, उसने अपना पुरुष तत्व प्रमाणित कर दिया, ये होना चाहिए था। खैर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब साथियों क्या होता है मुझे बताइए। बेतुकी की बात करना नहीं, बुरी राय देना, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। बिल्कुल साथियों, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, इसको हम लोग कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा, यानी कि आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, इस कक्षा का निर्माण रोटी क्लब की सौजन्यता से हुआ। तो ये जो आपको अंडरलाइन वाले दिख रहे हैं साथियों शब्द, इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। देखिए इस कक्ष का निर्माण रोटी क्लब का सौजन्य से हुआ है, इस कक्ष का निर्माण रोटी क्लब के सौजन्यता से हुआ है, इस कक्ष का निर्माण रोटी क्लब के सौजन्य से हुआ है। तो ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, सौजन्यता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इस कक्ष का निर्माण रोटी क्लब के सौजन्य से हुआ है, ये आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि विषाद कैसे लिखा जाता है। तो विषाद ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मूक का विलोम सातु क्या हो सकता है मुझे बताइए। मूक का मतलब सातु क्या होता है। अगर हम बात करते हैं साथियों, जो एक तरीके से मूक के विलोम की अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं वाचाल, इसका विलोम हो जाएगा। मूक का विलोम वाचाल, और वाचाल का विलोम क्या हो जाएगा सातु, मूक हो जाएगा। उसके अलावा सातु खगोल शब्द दे रखा है, खगोल का विलोम अगर आपसे पूछे तो भूगोल आपको बता देना है ना। चलिए उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कौन सा परिणय का समानार्थी नहीं है। यानी कि परिणय का कौन सा समानार्थी है। देखिए अगर हम बात करते हैं परिणय का मतलब सातु हम लोग शादी भी कह सकते हैं, विवाह भी कह सकते हैं, और उसके अलावा पाणी ग्रहण भी कह सकते हैं, लेकिन पाणी ग्रहीता नहीं कह सकते हैं। तो कुल मिला के परिणय का अर्थ ये नहीं होगा, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है। तो जो रेखांकित अंश है इसको प्रतिस्थापित करिए, यानी कि इस शब्द की जगह पर कुछ और शब्द आएगा, वो कौन सा शब्द होगा ये आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में से। इस पुस्तक का मौखिक मूल्य कितना है, ये होगा नहीं। इस पुस्तक का प्रकाशित मूल्य कितना, ये होगा नहीं। इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है, ये होगा बिल्कुल साथ।
साथियों इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है, ये होना चाहिए पूरा वाक्य। फट पड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा साथियों बताइए। फट पड़ने को क्या कहते हैं, एकदम गुस्से में हो जाना, बिखर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना या पिघल जाना। मैं कहूंगा एकदम गुस्से में आ जाने को कहते हैं भाई वो तो फट पड़ा। आंसर आपका ए होगा। खग का साथियों पर्यायवाची क्या हो सकता है, ये आप लोग बता दीजिए। खग किसे कहा जाता है, खग कहा जाता है साथियों परिंदे को, चिड़िया को कहते हैं। पखेरु भी इसे कहा जाता है, विहंग भी कहा जाता है, इसको नभचर भी कहा जाता है ना। चलिए तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, मनीष के मुख पर ओज झलकता है, या मनीष के मुख पर साहस झलकता है, या पौरुष झलकता है, या दम्भ झलकता है। मैं कहूंगा मनीष के मुख पर ओज झलकता है, ये होना चाहिए था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, ये होना चाहिए, या दिलाना चाहिए, या तुम्हें स्मरण आना चाहिए, या लेना चाहिए। मैं कहूंगा तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, मैंने बहुत एनालिसिस किया है, लगभग पिछली जितने भी सालों में पेपर हो चुके हैं, हिंदी की अगर बात करूं उसमें बहुत सारा अनुभव है मुझे। तो खाली जगह वाले साथियों ये समझ लीजिए, मैंने हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल तक देखे हैं खाली जगह के, इसलिए खाली जगह के मैं भी लगभग 2 से 3 सवाल साथियों लाता हूं हर क्लास में। और जैसे आपके पिछली शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए वैसे साथियों में क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूं। तो मेरा मानना है अगर मेरे अनुभव के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक कर डालेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगभग मैं साथियों पढ़ा रहा हूं एसएससी जीडी को, 3 से 4 सालों से, तो बहुत साथियों अनुभव हो चुका है। अब आपका पेपर कैसा आएगा, क्योंकि परीक्षा तिथि आउट है, आप सभी को पता है 2026 में कैसा पेपर आएगा ये आपको मैं धीरे धीरे समझा दूंगा, बता दूंगा। वो हर एक सवाल आप कर सकते हैं अपनी परीक्षा में जो आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। हस्तक्षेप कैसे लिखा जाता है, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, परीक्षा के दिन, क्या अगर बात करते हैं साथियों परीक्षा के दिन तक आने उसने एक कहानी नहीं पढ़ा था, पुस्तक नहीं पढ़ा था, हिंदी नहीं पढ़ा था, अक्षर नहीं पढ़ा था। क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा अक्षर होना चाहिए। परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, ये होता, यही तो कहते साथियों, ये थोड़ी ना कहते उसने कहानी भी नहीं पढ़ी थी। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिकरण कैसे लिखा जाता है, तो ये क्या लिखा हुआ है साथियों, आधु, यहां पर नाम है बड़ी की मात्रा है जो कि गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आधुनिकीकरण कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों 20 सवाल हो चुके हैं, कितने आपके सवाल सही रहे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब जीके के सवालों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें साथियों जीके होगी, इसमें उसके अलावा करंट अफेयर होगी, इसमें भी मैंने 20 सवाल लिए और कुछ नहीं साथियों आप 10 से 11 करने की पूरी कोशिश कर दीजिएगा। चलिए तो पहला सवाल जीके का है, कह रहे कि 1916 का जो लखनऊ समझौता था ये किसके बीच हुआ था। यकीन मानिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है और ये एसएससी जीडी में आया हुआ ही सवाल है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा संयुक्त प्रांत आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस प्रधानमंत्री की बात चल रही है, मैं कहूंगा विंस्टन चर्चिल की बात चल रही है। ये इन्होंने ही क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है कि अगर समान आ जाते हैं, है ना, सदन में वोटों की जो तुलना है या जो एक तरीके से वोटिंग है वो अगर समान हो जाती है तो स्पीकर के पास ये अधिकार होता है वो कास्टिंग कर सके। तो ये अनुच्छेद 100 कहता है। अनुच्छेद 100 में इस बात का जिक्र किया गया है, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो कौन करते हैं साथियों, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे, है ना। और इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि संसद के संयुक्त सत्र अच्छा किसके द्वारा आहूत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। पहली बात यह बात लिखी है अनुच्छेद 108 में। और अगर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता साथियों कौन करेंगे, अगर आपसे यह पूछा जाए तो यह बात का जिक्र किया गया अनुच्छेद 118 में
दोनों चीजें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है करेंगे कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है। तो बाली हंसिया की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भारतीय राजनीतिक दल का यह भारतीय राजनीतिक दल, इसका जो चिन्ह है वो बाली हंसिया है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए करेंगे मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के साथियों 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। तो नेपच्यून के अलावा साथियों किसको कहा जाता है भाई, पृथ्वी को भी तो ब्लू प्लेनेट कहते हैं। नीला ग्रह कहा जाता है ना पृथ्वी को, नेपच्यून को भी कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा जो अमेजन बेसिन है ये विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है। ये बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि जो सवाना है ये घास का मैदान है, प्रेयरी भी है और स्टेपी भी है, लेकिन फेन जो है ना ये घास का मैदान नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है साथियों, जो कोणार्क का मंदिर है ना, कोणार्क के मंदिर को साथियों ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो किस पुस्तक की बात चल रही है, मैं कहूंगा लीलावती नामक पुस्तक की बात चल रही है। लीलावती पुस्तक की अगर बात करते हैं साथियों भास्कराचार्य द्वितीय की अगर बात करते हैं साथियों, भास्कराचार्य द्वितीय ने साथियों इसकी रचना की थी। पहली बात आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी बात चल रही है, कौन सी गणित विषय पर लिखित है, और ये पूछा जाएगा किस विषय से संबंधित है। तो ये लीलावती पुस्तक गणित विषय से संबंधित है। ये 2 चीजें आप लोग याद रखेंगे। कह रहे कि पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और संख्य सिद्धांत के लेखक कौन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तीनों चीजें इसमें समाहित है। तो वारामिहिर का नाम आपको ध्यान रखना है। चाहे पंच सिद्धांत के बारे में पूछे तो वारामिहिर आपको बताना है, बृहद संहिता या सांख्य दर्शन सिद्धांत के बारे में पूछे वारामिहिर ही आपको बताना है। कह रहे कि हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए किसने की है। तो मैं कहूंगा वियतनाम आपका जवाब होगा। यानी कि भारत ने वियतनाम देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। करेंगे 28वां केंद्र और राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये कहां पर संपन्न हुआ है। तो मैं कहूंगा ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नई दिल्ली आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली साथियों शुरू की है। तो ये प्रणाली की अगर बात करें ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है। तो इस योजना का शुभारंभ साथियों उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका जवाब होगा। अगला देखिए किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से ही बर्खास्त कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों थाईलैंड आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि थाईलैंड देश ने संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश साथियों कौन सा बना है। तो कौन सा बना है, मैं कहूंगा जर्मनी बना है। जर्मनी आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्टारबक्स के सीईओ कौन बने हैं, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। तो इनका नाम साथियों ब्रायन निकोल है और ब्रायन निकोल ही स्टारबक्स के सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए देश में यानी कि किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपका जवाब साथियों बांग्लादेश है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि 15 अगस्त को बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो मैं कह सकता हूं भारत और अमेरिका देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने जो सवाल शुरू हो चुके हैं वो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी हैं। यानी कि अगर आप सीरियस हैं और वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज के रीजनिंग के सवालों को देख कर जाइएगा। मेरा मानना है कि इन सवालों का अगर ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, ये जो क्वेश्चन टॉप देखिए छठे के सारे क्वेश्चन है, मैं कहूंगा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छाट के क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए लाया हूं और ये सारे के सारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं एसएससी जीडी के। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे एग्जामिनर ऐसे 4-5 वर्ड्स दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि इनको क्रम में लगाइए जैसे ये अंग्रेजी शब्दकोश में होते। तो आपको सबसे पहले साथियों क्या ध्यान रखना है, आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। देखिए DUR इसमें है, DU चलिए मान लेते हैं DU इसमें है, DU इसमें है, DU इसमें है, DU इसमें है, DU इसमें है। अब आपको ये देखना है कि अंग्रेजी वर्डमाला में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, कौन सा लेटर आता है। S आता है, S आता है या R आता है, मैं कहूंगा R आता है।
टी आता है, टी तो बाद में आता है आर से, या बी आता है? मैं कहूंगा सबसे पहले तो बी आता है, और उसके बाद क्या आता है साथों, फिर ये आर आता है। तो सबसे पहले 3 वाला होगा, उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा। तो 3 एक यहां पर लिखा है, 1 यहां पर लिखा है, उसके बाद साथों एस आएगा। क्या आएगा यहां पर? अगर बात करें साथों, एस यहां पर है, यहां पर है, टी यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर ई है जो कि बाद में आएगा, बी पहले आएगा। तो फिर साथों 5 आ जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 वाला आ जाएगा, ये वाला। तो मैं कहूंगा 31,542 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ऐसे करना होता है साथों इस सवाल को। उसके बाद देखिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, एक सवाल इस टाइप का आप लोग करके दिखाइए। सबसे पहले पीईए है, उसके बाद एसजेएच है, उसके बाद वीडबलओ है, उसके बाद वाईटीवी है। कौन से 3 लेटर यहां पर आ सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, तो 3 बढ़ाया गया है। S 19 पर होता है, V 22 पर होता है, फिर से साथों यहां पर 3 बढ़ाया गया है, और V से Y हुआ है, 22 से 25 हुआ है, तो 3 बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी साथों 3 बढ़ाया जाएगा। अब जब Y में आप 3 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? ZA बी आ जाएगा। तो 1 2 3 आ जाएगा, यानी कि यहां पर बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए, ई से जे हुआ है, ई 5 पर होता है, जे 10 पर होता है, और फिर ओ हो गया 15 हो गया, फिर ये टी हो गया, यानी कि अब ये 25 वाला आएगा, यानी कि यहां पर बाई आएगा। तो बी और वाई कहां पर लिखा हुआ है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सॉरी डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथों, ए से एच हुआ है, यानी कि 7 बड़ा है, फिर 7 बड़ा है, और फिर 7 बड़ा है। तो वी जो कि 22 पर आता है, इसमें अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना? 29 हो जाएगा। लेकिन 29 की जगह पर हम क्या लिखेंगे साथों? सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो 27वां नंबर होता है वो एक्चुअल में ए होता है, 28वां नंबर जो होता है वो बी होता है, और 29वां नंबर जो होता है वो सी होता है। लेकिन 26 के बाद फिर हम ए से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज का सातों सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है ना वो 345 है, उसके बाद 334 है, उसके बाद 320 आ गया है, और उसके बाद 303 आ गया है, और फिर साथियों 283 आ गया, और फिर 260 आ गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहां पर क्या आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, 345 से अगर 334 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर 11 घटाया गया है। 334 से यहां पर 320 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर 14 घटाया गया है। 320 से 303 हो गया तो मैं कह सकता हूं 17 घटाया गया है, और 303 से 283 हुआ है तो यहां पर पूरा पूरा 20 घटाया गया है, और 283 से 260 हुआ है तो यहां पर साथियों 23 घटाया गया है। तो यहां पर कितना घटाया जाएगा? देखिए क्रम ये है एक 11, 14, 17, 20, 23, सब में 3 बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा यहां पर भी 3 बढ़ जाएगा, तो यहां पर माइनस का 26 आ जाना चाहिए। यानी कि 260 में से जब आप 26 को घटाओगे तो कितना आएगा? देखिए 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और 2 आ जाएगा, यानी कि 234 यहां पर आएगा। 234 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा घुमाओ, कहने को ये मैथ का सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, रीजनिंग के सेक्शन में भी एक ऐसा चैप्टर है ना। चलिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको कहा जाता है, कह रहे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है। 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है, जिसके गुणा माइनस या साथियों गुणा भाग है ना, प्लस गुणा ऐसे करके बदलना है। तो अगर बात करते हैं साथियों, 5 है सबसे पहले, उसके बाद 24 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद साथियों 16 है, और फिर 4 है, और फिर बराबर 133 है। इस टाइप के सवाल में हम ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर जो देता है वो अंत से देता है कि अगर हम मान लीजिए इसको सही माने तो गुणा की जगह पर माइनस, और माइनस की जगह पर साथियों गुणा हमें लिखना है। तो यहां पर माइनस है तो माइनस की जगह पर साथियों क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। अब ये प्लस है, प्लस का तो प्लस रहेगा, गुणा है, गुणा की जगह पर माइनस आ जाएगा, भाग का साथियों भाग रहेगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 5 गुणा 24 प्लस 17 माइनस 16 भाग 4। अब देखिए 16, सबसे पहले आपको हमेशा भाग सॉल्व करना होता है, उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस में से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं पहले भाग। तो अगर आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो 4 से काटो 16 को, 4 चौक 16, यानी कि इसकी जगह पर पूरा पूरा कितना आ गया साथियों? 4 आ गया, है ना। अब 24 पंजे कितना होता है मुझे पता है, 120 24 पंजे होता है, प्लस 17 हो जाएगा, बराबर 133 आना चाहिए। यानी कि अगर इसको कैलकुलेट करके 133 आया तो ये हमारा जवाब होगा, लेकिन अगर 133 की जगह कुछ और आया तो फिर वो हमारा जवाब नहीं होगा। उसके बाद देखिए 120 17 कितना हो जाएगा? 130, और 137 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 133 आ जाएगा। यानी ये 133 बराबर 133 आ चुका है, यानी कि हमने ऑप्शन नंबर डी वाले को चेक किया, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही आपका जवाब हो गया। तो आपको ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर आपकी मदद करता है, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हो किसी अच्छे टीचर से तो वो टीचर ने आपको बताया होगा कि इस टाइप के सवालों में जिस टाइप में
ऑप्शन से आंसर निकालना होता है उसमें ऑप्शन नंबर डी से आप चेक करिए। अगर आप ए से चेक करते तो पहले इसको चेक करते 1 मिनट लगाते, फिर इसको चेक करते 2 मिनट लगाते, फिर 3 मिनट लग जाते और चौथे मिनट में आपका आंसर आ पाता है। लेकिन समझदारी अगर आपसे समझदारी दिखाते हैं तो साथ तो 1 मिनट में ही आपका आंसर आ जाएगा। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, एम, एन, पी, क्यू, आर और एस। एस एम की दादी है और पी आर की बहन है। एन पी के पिता हैं, एम, क्यू और आर। अच्छा, एम जो है ना ये क्यू और आर का इकलौता पुत्र है। एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, तो कह रहे कि एम का एन से क्या संबंध होगा, यानी कि एन क्या कहेगा एम को, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए जो यहाँ पर अगर बात करें एस एम की दादी है, ये थोड़ा बनाना कठिन है कि एस एम की दादी है ना। तो इसको देख लीजिए साथों, पी आर की बहन है, तो हम इतना बना लेते सके ये जो पी है ना ये आर की बहन है, पी आर की बहन है, यानी कि ये बहन होंगी तो स्त्री होंगी, तो उसके लिए माइनस लगा दिया है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि पी के पिता कौन है, एन है, तो पी के पिता साथों कौन हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, यानी कि पी के पिता भी एन हो जाएंगे और आर के पिता भी साथों एन हो जाएंगे, क्योंकि ये आर की बहन है ना पी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि एम जो है ना ये क्यू और आर का इकलौता पुत्र है। एम की अगर बात करें ये क्यू और आर का इकलौता पुत्र है। कौन सातु, एम, यानी कि आर और क्यू हस्बैंड वाइफ है, इनका इकलौता पुत्र है सातु एम है जिसका नाम। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, ठीक है, यानी कि इनकी शादी नहीं हुई होगी। उसके बाद एक और लाइन कही गई थी कि एस एम की दादी है, तो एम की दादी कौन है सातु, एस है। इनमें से कोई पिता होंगे एम के, और इन पिता के अगर बात करते हैं इनके पिता या इनके पिता ये हैं, है ना, ये हैं, तो ये तो दादाजी हो गए। अब इनकी पत्नी कौन हो जाएंगी साथी, तो इनकी पत्नी एस हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि एस जो है ना ये एम की दादी है, तो एम की दादी कौन हो जाएंगी, एस हो जाएंगी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एन क्या कहेगा एम को, तो एन क्या कहेगा एम को, अरे भाई एन क्या कहेगा, पोता ही तो कहेगा, क्योंकि ये बेटे का बेटा है, ये बेटे का बेटा है ये साथी, तो पोता कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब एक दर्पण यहाँ पर आपके सामने रखा गया है, आपको ये बताना है कि ये जो लेटर लिखे हुए हैं AHKRQP ये यहाँ पर कैसे दिखेंगे, दर्पण में कैसे दिखेंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, P जैसा उसका उलट हो जाता है, P। Q की अगर बात करें ऐसा बनेगा, R की बात करें कुछ ऐसा बनेगा, K आपका ऐसा बनेगा, H आपका ऐसा बनेगा, A ऐसा बनेगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूँगा ऐसा ऑप्शन नंबर A वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको बताना है, देखिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए अगर P से हम यहाँ पर अगर बात करें, P से S पर जाते हैं, S से Y पर जाते हैं, या V पर जाते हैं, V से Y पर जाते हैं, तो सब में साथियों 3 प्लस हो रहा है ना, क्योंकि P आपका 16 पर होता है, S 19 पर होता है, V आपका 22 पर होता है और ये 25 पर होता है। देखिए सब में 3-3 का गैप है, ठीक है। इसकी अगर बात करें B आपका 2 पर होता है, E आपका 5 पर होता है, H 8 पर होता है, K 11 पर होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी साथियों 3-3 का गैप नजर आ रहा है। C की अगर बात करें H 8 पर होता है, L 12। अब देखिए यहीं पर 4 का एकदम से गैप हो गया। अच्छा इसकी अगर बात करें K 11 पर होता है, N 14 पर, Q 17 पर और T 20 पर होता है। तो यहाँ पर भी मुझको 3-3 का गैप नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 का गैप नहीं है, यहाँ पर 4 का गैप है। तो सबसे अलग जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर C वाला कहलाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये थोड़ा सही तरीके से नहीं, मैं इसको साथियों यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए अगर बात करें कुछ तो समझ में ही साथियों यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो कैसे क्या होगा, एक काम करिए इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि DKLH के बाद जैसे GPSQ आया है, तो वैसे ही FRLP से कौन से 4 लेटर यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें D से G हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, 3 बड़ा है। K 11 पर होता है, P 16 पर होता है, यहाँ पर साथियों 5 बड़ा है। L 12 पर होता है, S 19 पर होता है साथियों, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। H 8 पर होता है, Q 17 पर होता है, कितना बड़ा है साथियों, 9 बड़ा है। तो अगर हम यही नंबर इसमें भी बढ़ाएं, तो अगर ऑप्शन में से वो जवाब हमें मिल जाए तो वो हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले 3 बढ़ाया गया, तो F में 3 बढ़ाइए। तो अगर F में आप 3 बढ़ाते तो साथियों I आ जाता है। R है, R 18 पर होता है, 18 में 5 जोड़ोगे 23, यानी कि 23 पर क्या आ जाएगा साथियों, W आ जाएगा। L में आपको अब 7 जोड़ना है, L 12 पर होता है, 7 जोड़ोगे 19 आ जाएगा, 19 पर साथियों S होता है। P आपका होता है 16 पर, 9 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, 25 पर आता है Y। तो क्या ये ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, IWSY, ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर D के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि चयन करिए, किसका चयन करें, जो संख्या 4
दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। अब 4 है कहां पर, 4 यहां पर है, तो इसके विपरीत फलक पर आपको बताने कि यहां पर कौन सा आएगा। 4 के विपरीत वाले आपसे पूछा जा रहा है। तो अच्छा यहां पर अगर बात करें, देखिए 1 यहां पर भी है, 3 यहां पर है और 1 इधर भी है, 3 यहां पर है, यानी कि 1 और 3 इधर भी हो गया और 1 और 3 इधर भी हो गया। तो बचा क्या, इधर बचा 4, इधर बचा 6, यानी कि 4 का विपरीत ये 6 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 का विपरीत पूछा गया है, 6 है। 6 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं, ठीक है, 6 मित्र हैं साथियों। उसके बाद कहा जा रहा है कि P, Q, R, S, T और U एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके साथियों यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद अगर बात करें क्या कहा गया है, 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, सबका मुंह किधर है, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, यानी कि S जो है ना ये U और Q के बीच में बैठा हुआ है, P S के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो इसको साथियों सबसे पहले कर लीजिए, S को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। S को मान लीजिए यहां पर बैठा दिया, S के बाएं से दूसरे स्थान पर P बैठा है, तो S के बाएं से दूसरे स्थान पर P बैठा हुआ है और S के बाएं से दूसरे स्थान पर तो P बैठा है, लेकिन T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो कौन, किसकी बात चल रही है, S की बात चल रही है, यानी कि S जो है ना ये T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है S, ठीक है, हो चुका है ये। अब कहा जा रहा है साथियों यहां पर अगर बात करें U और Q के बीच में बैठा हुआ है साथियों S, यानी कि S जो है ना ये U और Q के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा क्या रुक जाए या रिस्क ले लें, कह रहे हैं कि Q T और S के बीच में बैठा हुआ है। Q जो है ना, Q ये T और S के बीच में बैठा है, देखिए T ये हो गया, S ये हो गया, तो बीच में कौन बैठ जाएगा, Q बैठ जाएगा। अब इसको देख लीजिए Q और U के बीच में, तो Q और U के बीच में S बैठा है, S बैठा हुआ है, एक बचा है साथों R बचा है, तो वो R आपका यहां पर आ जाएगा। सवाल में कह रहे हैं कि S के सामने कौन बैठा हुआ है, तो S के सामने तो साथों R बैठा हुआ है, तो R आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई किससे संबंधित होगी। तो उसी प्रकार साथियों रसोई पकाने से संबंधित होगी, जैसे फैक्ट्री में उत्पादन होता है ऐसी रसोई में पकाया ही तो जाता है, चीजें पकाई जाती हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि UKT, उसके बाद PFO, उसके बाद KAJ, उसके बाद आपको बताना है कौन से 3 लेटर यहां पर आ सकते हैं। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए U 21 पर आपका होता है, P आपका 16 पर होता है ना, तो 5 घटा है, P से K हुआ है, मैं कहूंगा यहां पर भी तो साथियों 5 घटा है, तो फिर से 5 घटा दीजिए, 5 घटाओगे तो यहां पर साथियों आ जाएगा आपका F कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। K से साथियों F हुआ है, यहां पर 5 घटा है, F से A हुआ है, 5 घटा है, इसमें से साथियों अगर आप 5 घटाओगे तो मेरे हिसाब से साथियों V आ जाएगा। तो कुल मिला के F और V ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ए ही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि उस संख्या की पहचान करिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है यानी कि जो गलत है वो आपको यहाँ पर पूछी जा रही है, जैसे 16 है, 17 है, 25 है, उसके बाद 52 है, उसके बाद 116 है, उसके बाद 243 है। तो आपको ये बताना है सबसे अलग मतलब कौन सी है, जो संख्या यहाँ पर नहीं आना चाहिए थी वो कौन सी है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 1 बड़ा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कितने बड़े हैं, 17 से 25 हुआ है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 8 बड़ा है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों कितने बड़े हैं, ये आपका 27 बढ़ा दिए गए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो 4 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें साथियों कितने बड़े हैं, तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, ये हो गया 23, 23 में से साथियों 12 बच जाएगा, फिर है ना 127 यहाँ पर साथियों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको बताने साथियों इतना तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन अब आपको मेन चीज साथियों बताना है। चलिए देखिए अच्छा मुझे यहां पर एक चीज साथियों समझ में आ गई है। क्या चीज समझ में आ गई है, आप देखोगे कि ये 3 का क्यूब है, आप देखोगे ये 4 का क्यूब है, आप देखोगे ये 2 का क्यूब है और इसको 1 का क्यूब मान सकते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 5 का क्यूब आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 125 नहीं बल्कि 127 नहीं बल्कि 125 आना चाहिए। तो 116 में 127 ना ऐड होकर 125 ऐड होना चाहिए। तो गलत जो संख्या आई है वो ये वाली आई है। तो आपका जवाब जो होगा वो 243 के साथ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे सवाल साथियों आपके एग्जाम में आएंगे। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके
बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब आपके सामने देखिए साथियों, पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है, चौथी आकृति क्या होगी, ये ऑप्शन में से देखकर आपको यहाँ पर मुझे बताना है। देखिए पहली बात तो देखिए, एक लाइन है, फिर दो लाइन हो गई, फिर तीन लाइन होगी, तो जाहिर सी बात है चार लाइन यहाँ पर आएंगी। चार लाइन इसमें है नहीं, चार लाइन इसमें है साथियों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। लेकिन एक चीज आप ये देख रहे हो कि एक देखिए, पहले वाले में एक गोला है, दूसरे वाले में दो गोले हैं, तीसरे वाले में तीन गोले हैं, तो चौथे वाले में चार गोले हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो गोले हैं इसलिए आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर दो गोले हैं इसलिए आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर चार गोले हैं, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। तो 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए अगर हम 10 क्रमागत विषम संख्याएं निकालें तो मान लीजिए पहली संख्या आपकी x हो जाएगी, दूसरी संख्या साथियों आपकी x+2 हो जाएगी, तीसरी संख्या आपकी x+4 हो जाएगी, और फिर साथियों x+6 हो जाएगी, अगली संख्या x+8 हो जाएगी, x+10 हो जाएगी, और फिर अगली संख्या x+12 हो जाएगी, और फिर साथियों x+14 हो जाएगी, और संख्या में चाहिए x+16 हो जाएगी, है ना। कितनी बची हैं एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हो गई हैं। तो अब साथियों इनका हमें औसत निकालना है, औसत आपको दे रखा है। तो सबसे पहले इन सब संख्याओं को आप लोग जोड़ लीजिए, है ना, और फिर इन सारी संख्याओं के योगफल को जोड़कर क्या कर लीजिए, आप उनसे भाग कर दीजिए जितनी ये संख्याएं हैं। तो साथियों हम ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल 10 संख्याएं, तो 10 से भाग दे दीजिए, और ये औसत कितना निकल कर आएगा, 46 निकल कर आएगा। एक काम करिए, इस 10 की गुणा अगर आप 46 से करेंगे तो ये इन सारी संख्याओं का योगफल आ जाएगा। अब इन संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितनी बार x है, मैं कहूंगा 10 बार x है, तो 10x हो गया। अब संख्याओं को जोड़ दीजिए, 2 4 6 6 12 20 30 30 और 40 2 42 42 और 14 कितना हो जाएगा साथियों, 42 46 और 56 हो जाएंगे, 56 और बाकी 18 और 16 जोड़ लीजिए, 16 और 18 साथियों जोड़ लीजिए, 6 6 12 और आपका 20 आ जाएगा, 7 8 9 90, यानी कि 90 कुल मिला के साथियों यहाँ पर आपका आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, अब ये 90 इसमें से घटाइए, 460 में से 460 माइनस 90 बराबर 10x है। इसमें से अगर आप घटाएंगे तो 10x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 37 आ जाएगा, है ना, 37 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका 37 आ जाएगा। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, x है, तो x कितनी निकली है, 37 निकली है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+18 है, यानी कि 37 + 18 हो जाएगी। तो ये कितनी संख्याएं बनी, ये दो संख्याएं बनी, तो इनको सातों आप 2 से कर लीजिए। कितने से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सातों इनको क्या कर लीजिए, आप प्लस कर लीजिए, है ना। 7 7 14, ये आपका 22 आ जाएगा, है ना। 3 और 3 और 3 9 आ जाएगा, और 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छंग 12, यानी कि कुल मिला के 46 इन दोनों संख्याओं का औसत निकलेगा। और 46 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक वस्तु को 242.50 में बेचने पर 3% की हानि होती है। कितने प्रतिशत के साथ 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो वो कितने रुपए में बेची जा सकती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें 3% की हानि होती है किसी वस्तु को बेचने पर, जाहिर सी बात है वो वस्तु 97% में बेची जाएगी। तो 97% में बेची जाएगी तो कितने की बिकेगी, लिखा हुआ है 242.50 की, ठीक है। तो 13% के लाभ पर बेचे जाना चाहिए, यानी कि उसको 113% पर बेचा जाना चाहिए कहा जा रहा है। देखिए साथियों यहाँ से ही हम निकालेंगे 97% की वैल्यू 242.50 है, तो 113% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 242.50 बटे अगर ये 97 हम नीचे ले आते हैं तो ये 1% की वैल्यू आ जाती है। 113% की वैल्यू चाहिए तो 113 से इसको गुणा कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करा लीजिए, आंसर आपका साथियों बहुत आराम से यहाँ पर निकल आएगा। अब साथियों आप लोग करा लीजिए 242.50 की भाग करा लेते हैं साथियों 97 से यहाँ पर, और देख लेते कि आपका यहाँ पर आंसर आता है। देखिए 97 दुना की अगर हम बात करें तो 97 दुना होते हैं 194, ठीक है। अब कितना साथियों आएगा, यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 में से साथियों 19 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, है ना। यानी कि 242 में से अगर हम
194 घटाते हैं तो 48 आता है। अब अच्छा ये 5 है तो ये 5 आ जाएगा। 97 पंजे कितने होते हैं? 97 पंजे होते हैं 485। कुछ नहीं बचा, ये 0 है, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जब इसको आप इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा है ना, तो यहाँ पर भी सातों एक पॉइंट लग जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतनी बात सातों आपको क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। चलिए, सॉरी, यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, देखिए ये 250 आ गया है ना, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। यानी कि अब आपको क्या करना, 2.5 गुणा 113 इसकी गुणा करा लीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। 2.5 गुणा 113 कितना आ जाएगा? 282.5 आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि एक्स की एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है। यानी कि ए और बी की अगर हम बात करें तो इनके हिस्सों का अनुपात कितना है? 3:5 है। और यानी कि बी और सी के हिस्सों का अनुपात कितना है साथियों? बी और सी की अगर बात करें तो 4:7 है। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर अगर 1455 है तो एक्स का मान आपको यहाँ पर निकालना है। देखिए, अगर कभी भी आपको ए अनुपात बी दे रखा हो और बी अनुपात सी दे रखा हो तो बहुत आसान होता है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। ऐसे उल्टा एन बना दो, यहां पर भी उल्टा एन बना दो। 3 की गुणा 4 से करोगे 3 चौक 12, ये आ जाएगा ए। 4 की गुणा 5 से करोगे 4 पंजे 20, ये आ जाएगा बी। 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका क्या आ गया है? ये ए अनुपात बी अनुपात यहाँ पर सी आ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए साथियों, यहां पर कहा गया था कि बी और सी के हिस्सों के बीच अंतर, यानी कि इनके बीच जो अंतर है वो कितना है? वो 15 का अंतर है, 15x का अंतर है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अंतर 1455, यानी कि 15x बराबर क्या है सातु? 1455 है। तो मैं कह सकता हूं x बराबर क्या हो जाएगा? 1455/15 हो जाएगा। इसको जरा आप कैलकुलेट करा लीजिए। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, है ना। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 से कट करते हैं, 5 3 45, 5 सत्ते 35, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि x का मान सातों यहाँ पर क्या होगा? अब x का मान आप कैसे निकाल सकते हैं? ये वाले x का मान, ये तो टोटल धनराशि है, x का मान निकलेगा। देखिए ये 12x है, ये 20x है, ये 35x है। इन सबको अगर आप टोटल करोगे 35 और ये कितना 55 हो जाएगा, 55 65, यानी कि 67x का मान आपको यहां पर निकालना है। तो कुल मिला के 97 की गुणा आपको किससे करना होगी? 67 से करना होगी। आपको इस वाले x का मान निकल आएगा। तो 67 की गुणा 97 से कर दीजिए। मैं ट्राई कर लेता हूं साथ। तो यहां पर अगर 67 की गुणा मैं 97 से करूं तो 6499 निकलता है। और 6499 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, है ना, और 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, ये संख्या मान लीजिए इसको हमने 100 मान लिया, तो ये जो 2 संख्या है ना, ये इस तीसरी संख्या से 8% अधिक है। यानी कि अगर ए सी से 8% अधिक है और अगर ये 100 है तो ये जाहिर सी बात है 108 हो जाएगा। ये 28% अधिक है तो ये 100 से 128 हो जाएगा, है ना। यानी कि आपको ए बी सी पता चल गया। कह रहे कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर 2 से इसको कट करें तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से कट करें 2 छक 12 और 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से और कट करो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 3 और 2 दूना, यानी कि 27:32 आएगा। और 27:32 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। और साथ तो 1-2 सवाल बाकी हैं, इन सवालों को भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, कह रहे कि 2800 मूल वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूट देता है। जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य साथियों कितना होगा? देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें 2800 रुपए है ना, 25% की छूट दी जाती है, यानी कि उसको 75% में बेचा जाता है, और फिर 42% की छूट दी जाती है, तो जाहिर सी बात है 58% में उसको बेचा जाता है। तो ये दोनों छूटें देने के बाद वो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 25 तियां 75 और 25 चौक यहां पर आ जाएगा, है ना। 4 से कट करोगे 4 सत्ते 28 आ जाएगा, तो 7 तियां आपका 21 आ गया, ये गुणा आपका 58 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा? कुछ नहीं बचा साथियों। तो इसको आप क्या करा लीजिए, इसको आप एक बार गुणा करा के यहां पर देख लीजिए। तो साथियों 21 की गुणा 58 से आप कर दीजिए, देख लीजिए साथियों कितना आ जाएगा यहाँ पर।
8 एकम 8, 8 दूना 16, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 8 आ गया, 11 आ गया, 2 आ गया 1, यानी कि 1218 आपका जवाब हो जाएगा। और 1218 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रही है दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% कितना होगा? देखिए मान लेते पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है, यानी कि पहली संख्या का 60% यानी कि 3x का 60%, 3x का 60% कितना बताया गया है? 144 बताया गया। तो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। देखिए इस जीरो से पहली बात ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3x बराबर कितना होगा? 144 गुणा 10, ये 10 ऊपर आ जाए गुणा में और नीचे क्या आ जाएगा साथ? नीचे आपका 6 आ जाएगा। 6 से कट करिए जरा इसको, 6 दूना 12 और 6 चौक आपका 24, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 3x बराबर 240 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा साथ? x बराबर आपका 240/3 हो जाएगा। और फिर फाइनली x बराबर कितना हो जाएगा? 3 7 21, 3 8 24, 80 आ जाएगा। अच्छा दूसरी संख्या क्या है ये आपसे पूछी जा रही। तो पहली संख्या तो 3x थी, दूसरी संख्या 4x है। तो दूसरी संख्या 4x है और x का मान 80 है, तो 4 गुणा 80 कितना हो जाएगा? 4 8 32, यानी कि 320 ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यानी कि दूसरी संख्या का 30% सातु कितना होगा? यानी कि 320 का 30% कितना होगा? ये बात पूछी जा रही है। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी कि दूसरी संख्या का 30% 96 हो जाएगा। और 96 कहां पर लिखा हुआ है सातु? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि a अनुपात b, यानी कि a अगर 7 है तो b 5 है, तो ये सॉल्व करके दिखाइए। 5a + 4b बटे में 5a - 4b। तो अगर जहां पर भी आपको a देखने को मिले 7 रख देना, b देखने को मिले 5 रख देना। 5a कहा गया है, यानी कि 5 गुणा 7, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 4b कितना है? 5, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 5a कहा गया है, यानी कि कितना? फिर वही चीज आ जाए, सिर्फ माइनस का यहां पर खेल आ जाएगा, है ना। देखिए ये कितना हो जाएगा? 45 55 हो जाएगा, है ना। और अगर बात करते हैं, एक काम करिए इसको हटाइए, इधर कितना हो जाएगा साथियों? ये आपका 15 हो जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे साथियों, कितना आपके सामने आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 11/3 आ जाएगा। और 11/3 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप तैयार किया गया है, एसएससी जीडी वालों के लिए टेलीग्राम ग्रुप। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाइए साथियों, टारगेट सिलेक्शन वहां पर सर्च करिए, येलो लोगो वाला साथियों जो ग्रुप होगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। वहां पर आपको साथियों फ्री पीडीएफ, आज भी वहां पर पीडीएफ डाली गई है एक, और लास्ट 6 मंथ्स की भी पीडीएफ साथियों डाली जाएगी वहां पर। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी और जीके की वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। पहला काम तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी साथियों जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। और अगर बात करते हैं, देखिए एसएससी जीडी की अभी तक मैंने जितनी क्लासेस बनाई है, मेरा मानना है कि अगर उन सारी क्लासेस को आप तैयार कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपकी हिंदी भी मजबूत हो जाएगी, आपकी जीके भी मजबूत हो जाएगी, आपकी रीजनिंग भी और आपकी मैथ, यानी कि परीक्षा को क्रैक करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो वहां पर जाइए, लिखा होगा एसएससी जीडी ऑल क्लासेस प्लेलिस्ट वाला, या तो सेक्शन में जाइए, वहां से देख लीजिए आप लोग। तो एक एक करके ये डेली 2 वीडियो, डेली 3 वीडियो ऐसे करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को साथों तगड़ा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें करिएगा। और जो भी मैं आपको साथों वीडियो देता हूं डेली एक, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखा करिए। परीक्षा तक अगर आप देखते हैं, जुड़े रहते हैं, तो मेरा मानना है कि परीक्षा तक 100% आपका सिलेक्शन वाली साथों तैयारी करवा दूंगा। इतनी तैयारी करवा दूंगा कि परीक्षा में आपका 85% क्वेश्चन आपको देखने को मिले पढ़े हुए पहले से, है ना। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।